Hello friends, myself Mukesh Kumar. Welcome all of you to the Multiple Information Center. Today I will learn arrangement of words in sentence. When we go to learn for spoken English, generally we don't know which word will come where. Whether it is Hindi or English, the sentence structure of both language is different. Today we will discuss it. Before proceeding, as usual, I would like to say please listen to it from start to finish. And who have not subscribed my channel, please subscribe and push bell icon for further notification. दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट सर्वप्रथम आता है। ये दोनों ही सेंटेंस में कॉमन है। एंड अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है और हिंदी वाक्यों में वर्ब लास्ट में प्रयोग होता है। दोस्तों, मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अब हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शब्दों का क्रम को किस प्रकार रखा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे हम पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाक्यों में शब्दों का क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, वर्ब बोले तो क्रिया। तो इसका जैसे हम हिंदी में कुछ सेंटेंस आपको वो पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे कि होता है मोहन किताब पढ़ता है। ये हिंदी का सेंटेंस है। हिंदी में इसका सेंटेंस है। एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य है कि मोहन किताब पढ़ता है। जैसे मोहन एक वर्ड हो गया, किताब एक वर्ड हो गया, पढ़ना एक वर्ड हो गया। तो ये वर्ड कई वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो मोहन किताब पढ़ता है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से नहीं होगा। अंग्रेजी में वाक्यों में शब्दों का क्रम होता है। अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों का क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने पहले सुना, हिंदी में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। हिंदी में कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। तो इसको हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश सीखने जब जाते हैं तो हिंदी का सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे मोहन रीड्स अ बुक, यानी कि हिंदी में सेंटेंस है मोहन किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन रीड्स अ बुक मतलब मोहन कर्ता के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश सेंटेंस में। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मोहन किताब पढ़ता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं। उदाहरण दे के हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ याद रखने वाली बात है कि हिंदी के सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्रम अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखें,
हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा है सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन सब्जेक्ट हो गया, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, रहना क्रिया हो गया। तो अगर इस हिंदी वाक्य का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सोहन रहता है दिल्ली में। उसी तरीके से हिंदी वाक्य होता है रेखा गाना गाती है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हिंदी में हम इसको कैसे बोल पाएंगे, रेखा गाती है गाना। लड़के मैदान में खेलते हैं, ये हिंदी सेंटेंस है। अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, अगर हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो लड़के खेलते हैं मैदान में। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार करेंगे, मतलब हिंदी का जो ये वाक्य है इसका इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे हमें सिखाया जाएगा। जैसे सोहन दिल्ली में रहता है, ये हिंदी सेंटेंस है, तब इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा सोहन लिव्स इन दिल्ली। रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, बॉयज प्ले इन द फील्ड। ओके, तो इस तरह से वर्ड का अरेंजमेंट किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये इंग्लिश स्ट्रक्चर का बेस है। ये बेस है, इसी बेस पे हम सभी इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मतलब 70 से 80% वर्ड का अरेंजमेंट इसी क्रम में होता है। जब हम आगे टेंस का या पैसिव या अन्य कोई चैप्टर पढ़ते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, तो उस समय सिचुएशन के अनुसार कुछ इसमें ऐड डाउन हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड हो जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी ऐड हो जाता है, या अदर वर्ड कोई पार्ट ऐड जाता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे टेंस जब आएंगे, जब टेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या हैज या वाज वर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। फिर वर्ब में वर्ब भी आ सकता है, या वर्ब में आईएनजी का भी ऐड हो सकता है, या वर्ब V2 का भी प्रयोग हो सकता है, V3 का भी प्रयोग हो सकता है, प्लस अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाए तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बेस जो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब उस स्थिति में अब हम संक्षिप्त में सब्जेक्ट, आप तो जानते ही हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। अब थोड़ा हम इसका डेफिनेशन सीख लें कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में, सेंटेंस में जिससे जो काम करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिखाया है हमने, जैसे आपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन सुन ही लिया। जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे वाक्य है मोहन पढ़ता है, तब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझेंगे, प्रश्न करेंगे कौन या क्या। तो कौन पढ़ता है, आप अगर क्वेश्चन करेंगे कौन पढ़ता है तो यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा मोहन, तो यानी मोहन करता हो गया। वैसे ही लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है भाई, लड़का पढ़ता है, तो लड़का हो गया सब्जेक्ट। मकान मजबूत है, क्या मजबूत है भाई, मकान मजबूत है, तो मकान हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फैमिली मेंबर होता है, मोस्टली नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन। अब उसी तरीके से हम वर्ब की डेफिनेशन ये है, एक्शन। वर्ब मतलब क्रिया जिससे
कुछ करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं इसको, मैं आम खा रहा हूँ। भाई ये वाक्य बन गया, मैं आम खा रहा हूँ। तो आप प्रश्न करेंगे भाई करना या होना, मतलब प्रश्न होगा करना या होना। तो मैं यहाँ पे क्या प्रश्न करेंगे, क्या कर रहे हो, तो उत्तर क्या मिलेगा, खा रहा हूँ। भाई खाना ही तो क्रिया हुआ। उसी तरीके से मोहन सो रहा है। भाई कौन सो रहा है, क्या कर रहा है, तो सो रहा है बंदा, तो मोहन सो रहा है, मतलब सोना एक क्रिया हो गया। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, जिससे किसी ऑब्जेक्ट कर्म जिसके माध्यम से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मोहन आम खा रहा है, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, खाना कर्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आम। आम के माध्यम से क्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली यही चीज को जानना है कि हमें वर्ड को जो है अरेंज करना है, क्रमानुसार रखने के लिए सीखना होगा इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों जैसा कि हमने पूरी तरीके से समझाने का कोशिश किया और आपने ये नोट्स भी देखे ही होंगे, तो बेसिक जो है ये है कि जब आप इंग्लिश स्पोकन के लिए जाते हैं तो इसमें हमें बेसिक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि वर्ड को अरेंजमेंट कैसे करना है, सब्जेक्ट को कहाँ किस स्थान पे रखना है, वर्ब को किसके पहले रखना है, ऑब्जेक्ट को बीच में रखना है या बाहर रखना है। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाके हमारा सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा। कहने का मतलब है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस का अरेंजमेंट सही जगह पे हो, तो ही हम इंग्लिश आगे बोल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरा मनोबल आगे बढ़ेगा और आगे मैं अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप सभी का धन्यवाद।